हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्टार पावर क्लासेस की एक नई पेशकश में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग जो ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट किए थे और जिसमें हम लोग ज्योग्राफी की छोटी छोटी टॉपिकों पर डिस्कशन कर रहे थे, तो आज उन छोटी टॉपिकों में एक नई टॉपिक है। जो टॉपिक है हमारी भारत की जलीय सीमा। तो आज हम लोग अपने लेक्चर के दौरान भारत की जलीय सीमा को पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय जाया किए हुए मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो आज की हमारी टॉपिक है भारत की जलीय सीमा। तो देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। मतलब ये अगर हमारा भारत है तो इसकी जो मेन लैंड की बात है, मतलब जो मुख्य तटीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई। अब इसके साथ इधर हमारा है, इधर द्वीप शामिल हो जाएंगे, इधर अंडमान निकोबार है, ये सब शामिल हो जाएंगे। तो इसकी तटीय सीमा रेखा कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। अगर एग्जाम में वैसे क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, तो आप सब क्या बताएंगे? 6100 किलोमीटर है। अगर वहीं पे क्या कर दिया जाएगा, द्वीपों को जोड़ दिया जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर अगला पॉइंट हमारा है स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर क्या है? स्थलीय सीमा की लंबाई है। फिर आगे देखते हैं। फिर हमारी हेडिंग है भारतीय तट रेखा पर स्थित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। मतलब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारतीय तट रेखा पर क्या हैं? अवस्थित हैं। तो सबसे पहला है हमारा अंडमान निकोबार, फिर दूसरा है गुजरात, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है हमारा तमिलनाडु, पांचवा है हमारा महाराष्ट्र, छठवां है हमारा केरल, सातवां है हमारा उड़ीसा, आठवां है हमारा कर्नाटक, नौवां है हमारा पश्चिम बंगाल, और 10वां है हमारा लक्षद्वीप, 11वां है हमारा गोवा, और 12वां है हमारा पुदुचेरी, और 13वां हमारा क्या है? दमन द्वीप। इतने क्या हैं जो भारतीय तट रेखा पर स्थित क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की क्या है? ये एक सूची है जो आप सबके सामने लिखी गई है। आगे फिर अगली हेडिंग है सर्वाधिक जलीय सीमा वाले राज्य हैं, उनको क्या किया गया है? एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो देखते हैं, पहला राज्य हमारा गुजरात, जिसका विस्तार कितना है? 1215 किलोमीटर। अगला है आंध्र प्रदेश, जो कितना है? 974 किलोमीटर। उसके बाद तीसरा है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु कितना है? 907 किलोमीटर है। ये सारे किसमें हैं? किलोमीटर में। उसके बाद क्या है हमारा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कितना है? 653 किलोमीटर है। हम लोगों ने बात कर लिया कि सर्वाधिक जलीय सीमा वाले राज्य। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे कम जलीय सीमा वाले राज्यों को। तो पहला है हमारा गोवा। गोवा कितना है? 118 किलोमीटर। फिर दूसरा है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कितना है? 158 किलोमीटर। फिर उसके बाद हमारा कर्नाटका है। कर्नाटका कितना है? 280 किलोमीटर। फिर उसके बाद हमारा कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का कितना है? 653 किलोमीटर। हम लोगों ने इससे बात कर लिया है कि सर्वाधिक जलीय सीमा वाले राज्यों को और सबसे कम जलीय सीमा वाले राज्यों को। अब हम लोग आगे बात करेंगे जलीय सीमा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है हमारा अंडमान निकोबार। तो इसका कितना है? 1962 किलोमीटर। फिर आगे बात कर देंगे अगर हम लोग लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की कितना है? 132 किलोमीटर। फिर उसके बाद बात करेंगे पौंडीचेरी की। पौंडीचेरी कितना है? 31 किलोमीटर। और अंतिम में बात करेंगे लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप का कितना है? 10 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर सबसे कम, उसके बाद फिर क्या? जलीय सीमा वाले केंद्र शासित प्रदेशों पर क्या कर लिया? चर्चा कर लिया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की जो व्यवस्था बनाई गई है, मतलब जो अंतर्जलीय सीमा की विस्तार की दृष्टि से, तो वो किस प्रकार से किसी राष्ट्र की जलीय सीमा का निर्धारण करता है। तो इन सब बातों पर हम क्या करेंगे? बारी बारी से अध्ययन करेंगे। और राज्य की जलीय सीमा का जो निर्धारण का मानक है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको थ्योरी से भी जानेंगे और उसको मैप के जरिए भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैप में ही देख लेते हैं। मैप में ये हमारी कौन सी रेखा है? इसको हम लोग कहते हैं आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा अगर परिभाषा के तौर पे देखा जाएगा तो कटे फटे तट को सीधा करने वाली काल्पनिक रेखा ही हमारी कौन सी रेखा कहलाती है? हमारी आधार रेखा कहलाती है। उसके बाद फिर आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, 12
NM तक हमारा कौन सा प्रदेश आएगा। मतलब इसको हम क्या करेंगे, ए में बांट लेंगे, इसको बी, इसको सी, और इसके बाद वाले को किस में बांट लेंगे, डी में। वैसे मुख्यतः इसको बांटा कितने शाखाओं में गया है, 3 शाखाओं में। जो ए वाला है उसको हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा कहते हैं। और जो बी है, बी को हम लोग कहेंगे संलग्न क्षेत्र, इसको बोलेंगे संलग्न क्षेत्र। और सी को हम बोलेंगे अनन्य आर्थिक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और डी वालों को हम बोलेंगे, डी वाले को उच्च सागरीय क्षेत्र कहेंगे। इसको डी को क्या कहेंगे, उच्च सागरीय क्षेत्र कहेंगे। तो सबसे पहले ये किनारे वाली जो रेखा है उसको हम क्या कहेंगे, आधार रेखा कहेंगे। फिर आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील वाली जो रेखा उसको हम कहेंगे प्रादेशिक सीमा। और फिर 12 नॉटिकल से 24 नॉटिकल मील जो आएगी उसको हम क्या कहेंगे, संलग्न क्षेत्र। और इसके बाद 200 नॉटिकल मील जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और 200 प्लस के बाद जो आएगा उसको हम किस नाम से जानेंगे, उच्च सागरीय क्षेत्र। ये नॉटिकल मील मतलब क्या है, समुद्री मील। और एक समुद्री मील बराबर, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.8 मील होता है। नॉटिकल मील मतलब क्या होता है, समुद्री मील होता है। अब हम लोग इनको थ्योरी के द्वारा, मैप में तो हम लोगों ने समझ लिया है, अब हम लोग इनको थ्योरी के द्वारा क्या करते हैं, आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आधार रेखा को। हमारा आधार रेखा होता क्या है, तो अंतः स्थल के सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली काल्पनिक, कैसी, काल्पनिक सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। मतलब जो अंतः स्थल के सागर की ओर जो बाहर निकली हुई काल्पनिक सीधी रेखा होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, आधार रेखा के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो पहला क्षेत्र है, मतलब 12 नॉटिकल मील वाला जो क्षेत्र है उसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रादेशिक सीमा। और इस पर क्या होता है, भारत सरकार का क्या होता है, संपूर्ण अधिकार होगा। मतलब चाहे जिस देश का होगा, चाहे भारत का होगा या किसी अन्य देश का होगा, 12 नॉटिकल मील उसकी आधार रेखा से, तो उस पर उस देश का क्या होगा, संपूर्ण अधिकार होगा। जहां हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, भारत का संपूर्ण अधिकार होगा। फिर दूसरा है 20 संलग्न क्षेत्र, मतलब 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, किस नाम से, संलग्न क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। यहां पर क्या कर सकते हैं कि भारत सरकार क्या कर सकती है, इसमें साफ सफाई कर सकती है। और क्या कर सकता है, इसमें सीमा शुल्क की भी क्या कर सकता है, वसूली कर सकता है। फिर आगे और क्या कर सकता है, इसमें वित्तीय अधिकार भी क्या होता है, भारत सरकार के पास इसमें मौजूद होता है। किसमें, संलग्न क्षेत्र में। फिर उसके बाद अगला क्षेत्र है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, मतलब 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाएगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान, जैसे हमारा कहाँ है, अंटार्कटिका में है अनुसंधान केंद्र, वैसे ही। और उसके बाद फिर नए द्वीपों का निर्माण हो सकता है यहाँ पे। और प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन से तात्पर्य है कि जो समुद्र से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है हम उनका क्या कर सकते हैं, विदोहन कर सकते हैं। किस क्षेत्र के अंतर्गत, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत। और उसके बाद जिसको हमने डी में माना था वो है हमारा उच्च सागरीय क्षेत्र। उच्च सागरीय क्षेत्र क्या होता है, 200 प्लस नॉटिकल मील में जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जानेंगे, उच्च सागरीय क्षेत्र के नाम से जानेंगे। इसमें क्या होता है, सभी राष्ट्रों का क्या होता है, समान अधिकार मिला होता है। फिर आगे एक लास्ट नोट पॉइंट है हमारा, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.8 मील। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई है, और पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक के साथ, नई टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों को। और भारत के पड़ोसी देशों को साथ साथ पढ़ने के साथ साथ हम लोग जो है पड़ोसी देश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं और कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं, इन सब बातों को बहुत गहराई से हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।